माशाल्लाह 13 अफराद तो आई गए। थैंक यू बेटा, आपने याद दिला दिया। ओके, तो गिब्स फिनोमेना जो है ये जो ओवरशूट्स हैं ये नजर आते हैं जब तक, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनफाइनाइट हार्मोनिक्स को हम ऐड नहीं करेंगे। तो एक स्क्वायर वेव की उसने एग्जांपल दी थी गिब्स ने, कि यार स्क्वायर वेव अगर आप जनरेट करेंगे अपने हार्मोनिक्स को ऐड करते हुए, तो जब तक आप इनफाइनाइट ऐड नहीं करेंगे ये गिब्स का फिनोमेना रहेगा। फिर उसने ये दो और एग्जांपल दी थी कि ये अगर एक साइकिल के लिए, ये अगर स्क्वायर वेव की पल्स है तो एक हार्मोनिक पर आपको प्योर साइन वेव, दूसरे पर भी कोई बिगड़ी हुई शक्ल नजर नहीं आएगी। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप हार्मोनिक ऐड करते जाएंगे, ये देखो गिब्स का फिनोमेना यहाँ भी नजर आ रहा है। यहाँ कम जरूर हो गया है लेकिन अब भी है। सिमिलरली अगर ओरिजिनल सिग्नल एक सॉ टूथ है तो 1 2 3 5 10 20 50, ये देखिए यहाँ गिब्स का फिनोमेना, यहाँ जहाँ भी डिसकंटिन्यूटिज होगी वहाँ गिब्स का फिनोमेना नजर आएगा। इवन के इज इक्वल टू 100 पर मिनिमाइज जरूर हो गया, कम जरूर हो गया, लेकिन है जरूर अभी भी। इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो गिब्स बहरहाल रहेगा। तो जब तक हम इनफाइनाइट कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे, हालांकि देखो 100 हार्मोनिक्स पर ये बहुत अच्छी शॉर्टवुड वेवफॉर्म बन गई ओरिजिनल जैसी, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू मिस्टर गिब्स। तो रहने दो, हम ये चक्कर में बढ़ते ही नहीं। ये एक स्क्वायर वेव की एक इरेगुलरिटी यानी एक डिसकंटिन्यूटी को इन्होंने डिस्कस किया है, और इन्होंने कहा कि देखिए 19 हार्मोनिक्स ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल शक्ल बनेगी वो ये वाली बनी है। 19 हार्मोनिक्स को ऐड करके तो ये कोई अच्छी स्क्वायर वेव की शक्ल तो नहीं बन रही। फिर 59 को ऐड करेंगे तो चलो थोड़ा सा ये और स्मूथ हो गया इस पॉइंट पर आकर, और 199 तकरीबन 200 ऐड करेंगे तो देखो इसको स्टेबल तो होना चाहिए था एक के ऊपर। लेकिन ये जो ओवरशूट्स हमें नजर आ रही हैं, ये जो ओवरशूट नजर आ रही है ये वही गिब्स वाली ओवरशूट है। और बार बार उसने डिफरेंट वेवफॉर्म्स दिखाकर कायल कर लिया था मिस्टर फोरियर को कि यार ये जिंदा है है ना, जैसे टाइगर जिंदा है तो बहरहाल गिब्स जो है वो उसका फिनोमेना जिंदगी पर जब तक क़यामत नहीं आती तो ये चलेगा। दुनिया याद रखेगी कि इनफाइनाइट कंपोनेंट नहीं ऐड करोगे तो गिब्स के कान आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब काम की, बहुत काम की बात पर आते हैं कि हम क्यों, मतलब हम आप इंजीनियर हम क्यों पढ़ रहे हैं, फोरियर सीरीज में इंटरेस्ट हम क्यों ले रहे हैं। तो उसकी रीज़न है ये सामने जो आपके लिखा हुआ है एलटीआई सिस्टम और फोरियर सीरीज में एक रिश्तेदारी है। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इसका पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में, कि फोरियर सीरीज हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि फोरियर ने कहा था कि अगर आप बेसिक सिग्नल कंसीडर कर लें बजाय यूनिट इम्पल्स के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, तो होगा ये कि एलटीआई सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एक आइजन फंक्शन है। आइजन फंक्शन भूल गए होगे तुम लोग क्या होता है, फिर मैं याद दिला दूं। आइजन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा सिग्नल होता है जो एलटीआई सिस्टम से बगैर मॉडिफाई हुए गुजर जाता है। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होता है एंड दैट इज नॉट अ बिग डील। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें दुनिया का हर सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, तो और कॉम्प्लेक्स वो सिग्नल हम अप्लाई करें अगर एलटीआई सिस्टम को, तो हमें ये तो गारंटी है कि सिग्नल मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि एलटीआई है, और एलटीआई के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आइजन फंक्शन है। आइजन फंक्शन है तो साबित गुजर जाएगा भाई। तो होगा क्या, उसका जो मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगा, अगर हम ये निकाल लें कि कितना सिग्नल को ये एलटीआई सिस्टम बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो बस हमें गेन निकालना होगा। और आपको पता है कि आउटपुट पर जो सिग्नल मिलेगा वो गेन टाइम्स इनपुट होता है। हम अगर देखो ना, अगर अपना वॉइस सिग्नल एम्पलीफाई करना चाहे तो हमारे आवाज की शेप तो नहीं बिगड़ती, सिर्फ वो एम्पलीफाई हो जाता है अगर एम्पलीफायर से गुजार रहे हैं। तो हमें अगर गेन पता चल जाए एम्पलीफायर का कि भाई ये सिग्नल को कितने गुना बढ़ा रहा है, तो हम आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यार हम इसको 1 मिली वोल्ट का सिग्नल देंगे 10 मिली वोल्ट बना देगा, 1 वोल्ट देंगे 10 वोल्ट बना देगा, 5 वोल्ट देंगे 50 वोल्ट बना देगा, क्योंकि 10 गुना का इसका गेन है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आउटपुट सिर्फ मल्टीप्लाई करके, और कोई कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। आइए बस इसी बात को, सेक्शन 3.8 है हमारी बुक का, और आइजन फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का हम फायदा उठाना चाहते हैं कि हमें कॉन्वोल्यूशन ना करनी पड़े। सीटी के लिए ये एक एलटीआई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी हमें पता है,
उसको अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल देते हैं तो क्योंकि ये आइजन फंक्शन है, ये इसके पेट से ऐसे ही गुजर जाएगा बगैर हजम हुए। ये देखिए ई की पावर एस टी वैसे ही मिल गया। हाँ, ये जो एच ऑफ एस है ये उसका गेन है इस एलटीआई सिस्टम का, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे लिए। हमारा फंक्शन तो टाइम का है, ये फंक्शन एस का है, इसका मतलब हमारे लिए तो ये कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटीग्रेशन में अगर दो चार वेरिएबल हो तो जिसके रिस्पेक्ट से डी टी या डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करते हैं बस वो हमारा वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो ये एच ऑफ एस एक कांस्टेंट है जो इस एलटीआई का गेन है। तो ई की पावर एस टी ये एक एक्सपोनेंशियल है। अगर हम कंसीडर करें कि हमारा इनपुट सिग्नल बहुत सारे एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है तो इस एलटीआई सिस्टम से गुजरने के बाद उसके सारे एक्सपोनेंशियल सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे इससे एच ऑफ एस से। और ये एच ऑफ एस हम निकाल सकते हैं। ये होता क्या है कि ये जो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑब्वियसली मालूम होता है, एक इम्पल्स के ऊपर रिस्पॉन्स पता है, ये रहा एच ऑफ टी, उसको आप इंटीग्रेट कर लें विथ मल्टीप्लाइंग दिस। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिछले सेमेस्टर मैथ्स में आपने पढ़ा है लेप्लास के नाम से। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे फोरियर हैं लेकिन यहाँ लेप्लास की बात कर रहे हैं। तो दोनों में, इन दोनों ट्रांसफॉर्म्स में भी आपस में एक रिश्तेदारी है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ये दोनों मिलते जुलते ट्रांसफॉर्म में। फर्क मैं आपको बता देता हूँ। वाइवा में अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि यार लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में फर्क क्या है, आप जानते हो, तो आप फौरन कहेंगे हाँ हम जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जो वेरिएबल होता है जिस पर हम कन्वर्ज करते हैं यानी एच ऑफ एस जिस डोमेन में ले जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स डोमेन होता है। एस यहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें रियल और इमेजनरी दोनों वैल्यूज होती हैं। कॉम्प्लेक्स होता है ये एस वेरिएबल जो है इसमें कॉम्प्लेक्स है, यानी रियल और इमेजनरी इसमें दोनों पार्ट्स मौजूद है, दोनों फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ये एस जो है ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें रियल फ्रीक्वेंसी और इमेजनरी दोनों शामिल हैं। जबकि फोरियर भाई साहब का जो ट्रांसफॉर्म होता है, अभी हम कुछ अर्से बाद पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी, उसमें हम देखेंगे कि हम एस कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सिर्फ इमेजनरी यानी जे ओमेगा रखेंगे तो वो कहलाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अब बहरहाल पिछले सेमेस्टर आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म में ये दोनों ट्रांसफॉर्म यकीनन पढ़ेंगे, है ना। तो सर बोलिए, हाँ बोलो। सर ये कॉम्प्लेक्स में ये फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन आता है हाँ जो लेप्लास में हम करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी टू टाइम, ये टाइम टू फ्रीक्वेंसी, तो वो इसी देखिए में ही जब हम, आता है। जी जी बिल्कुल, ये देखिए एच ऑफ टी ये एक टाइम डोमेन फंक्शन है। जब हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस फार्मूले से निकालते हैं तो हमें इक्वल क्या मिलता है, एच ऑफ एस, यानी ये अब हम चले गए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो टाइम डोमेन में ये जो सिग्नल था, जो वेव फॉर्म थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी स्पेक्ट्रम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम सिग्नल नहीं कहते, हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हम टाइम डोमेन वेव फॉर्म को, सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वो बन जाता है स्पेक्ट्रम। तो लेप्लास में ये स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि फोरियर डोमेन में फोरियर की फ्रीक्वेंसी इमेजनरी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहां पर सिर्फ जे ओमेगा होगा। ओमेगा डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो उसमें रियल पार्ट नहीं होता। तो दोनों में जो फर्क है, जो जबानी कोई अगर पूछता है किसी इंटरव्यू में, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में फर्क ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉम्प्लेक्स है, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी या तो रियल होती है या इमेजनरी होती है। दोनों तरह के ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इस वक्त सिग्नल एंड सिस्टम में जो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वाला होगा, लेकिन अगले ही सेमेस्टर जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वहां आप फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे रियल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हम वहां पर उस कोर्स में हम इंटरेस्टेड होंगे कि किस फ्रीक्वेंसी को हमने ट्रांसमिट करना है। हमारी दुनिया में तो सारे सिग्नल रियल होते हैं, तो मेरा वॉइस सिग्नल, आपका वॉइस सिग्नल, कोई और म्यूजिक सिग्नल है, कोई ऑडियो सिग्नल है, कोई वीडियो सिग्नल है, ये सारे रियल सिग्नल्स हैं। इनको जब हमें ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के लिए भी हमें रियल फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन क्योंकि काम स्टेप बाय स्टेप होता है तो हम पहले आसान वाली चीज़ स्टडी करते हैं। तो पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस कोर्स में जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ज करवाएंगे, और फिर अगले सेमेस्टर सिग्नल एंड सिस्टम, माफ करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में
फिर हम रियल फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे। ठीक है, तो लेप्लास में ये जो एच ऑफ एस होता है ये स्पेक्ट्रम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है, इसमें रियल और इमेजनरी दोनों फ्रीक्वेंसीज शामिल है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। अब एलटीआई सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे मालूम करें, यानी हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ये सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो एलटीआई सिस्टम है वही, और हम उसको अब दे रहे हैं, देखिए ई की पावर जे ओमेगा टी। अभी हमने पिछले पेज पर वापस जाकर दिखाता हूँ, अभी हमने क्या दिया था, ई की पावर एस टी, जबकि हमने कहा था एस कॉम्प्लेक्स है। अब हम इमेजनरी फ्रीक्वेंसी है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में रियल पार्ट शामिल नहीं है, तो बहरहाल है तो कॉम्प्लेक्स। ई की पावर जे ओमेगा टी हमने इसको इनपुट पर दिया, तो ये आइजन फंक्शन है एलटीआई के लिए। ये इस सिस्टम से गुजर कर यहाँ पर उसी तरह मिल जाएगा, ये रहा ई की पावर जे ओमेगा टी, क्योंकि आइजन फंक्शन है, मॉडिफाई होगा नहीं। हाँ, ई एच ऑफ जे ओमेगा से ये मल्टीप्लाई होगा। अब रिमेंबर, यहाँ पर जे ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, तो एच ऑफ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ। पिछले पेज पर जब लेप्लास की हम बात कर रहे थे, फिर पिछले पेज पर जाता हूँ, जब हमने ई की पावर एस थी यानी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो ये एच ऑफ एस से मल्टीप्लाई हुआ था। तो हमने कहा था एच ऑफ एस निकलेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म से। हमारा इस वक्त टॉपिक क्योंकि फोरियर है, लिहाजा हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं कॉम्प्लेक्स ओनली, तो आउटपुट पर ये आइजन फंक्शन तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब एच ऑफ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, वेयर एच ऑफ जे ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अब है क्या, अब आप कहेंगे कि ये एच ऑफ जे ओमेगा कहाँ से आएगा। तो एच ऑफ जे ओमेगा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जब हमने एस की जगह पर सिर्फ इमेजनरी फ्रीक्वेंसी रखी है, उस वक्त वो जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म था वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं। एच ऑफ टी अगर हमें पता है, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, उसको ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लें, तो अब ये लेप्लास नहीं, अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। दिस इज nothing but the Fourier transform, and in short form it is called frequency response. अगर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है, जैसे ये एच ऑफ टी जाहिर ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एल टी आई के लिए था, तो ये सी टी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाएगा, और हम उसको निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से। और अगर डी टी होगा, अगला सवाल क्योंकि फौरन जहन में आया होगा कि अगर सिस्टम डी टी है, तो जाहिर है डी टी में ये इंटीग्रेशन तो एग्जिस्ट करती नहीं है, फिर वहां पर आ जाएगा समेशन, और जब समेशन आ जाएगा तो फिर वो कोई और ट्रांसफॉर्म होगा, वो भी तुम लोग पढ़ चुके हो। आई कनो के मैंने अभी नाम नहीं ले रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसका नाम भी लेंगे, और मैं जिक्र करूंगा कि देखो जब सीटी था सिस्टम, हमारा एलटीआई सिस्टम सीटी था, तो मैंने उसको कहा था कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, और जब डीटी होगा तो फिर मुस्तकबिल में किसी वक्त बात करेंगे। खैर, फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस स्लाइड के ऊपर पूरा मौजूद है। सिस्टम हमारा टी डोमेन में एलटीआई सिस्टम है, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स हम जानते हैं, और उसको जो हम कोई सा भी आर्बिट्रेरी सिग्नल एक्स ऑफ टी दे रहे हैं, हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, और उनके एम्पलीट्यूड ए के हैं। ए के अभी हम जान चुके हैं कि ए के क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं जो हम फोरियर सीरीज से निकालते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक से, अभी हम पीरियोडिक की बात कर रहे हैं ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो ए के हमने पीरियोडिक सिग्नल के लिए निकाल लिया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को सम करेंगे, वही सिग्नल वापस मिल जाएगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगी देखिए उसके अंदर ये भाई साहब उसी तरह मौजूद है। ये पूरा का पूरा सिग्नल ए के, ये ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ये तो क्योंकि आइजन फंक्शन है, ये तो उसी तरह गुजर गया। मल्टीप्लाई किससे हुआ, एच ऑफ जे के ओमेगा नॉट, and this is nothing but the frequency response of LTI system. अगर हमने इनपुट दी होती नॉन पीरियोडिक, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते इसका एच ऑफ टी का। अब हमने क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है, तो इसको हमने फोरियर सीरीज के जरिए कन्वर्ट कर लिया बहुत सारे एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो टॉपिक क्या, मतलब बात क्या है, सबको समराइज कर दूं। जब सिस्टम एल होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होता है, और हम कंसीडर कर रहे हो कि हम उसको दे रहे हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू फोरियर, क्योंकि फोरियर के मुताबिक दुनिया का हर सिग्नल
इन एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, और इस बात को हम तस्लीम करते हैं। हमने फौरन मान लिया था पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो हम उसके लिए कोफिशिएंट्स निकालेंगे फोरियर सीरीज के जरिए, और अगर नॉन पीरियोडिक होगा तो अभी जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, उसके जरिए, जैसे मेरा तुम्हारा आपका हम सबका वॉइस सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ये कुछ सवालात हैं, इसको ज़रा देख लेना, सिर्फ देख लेना ही काफ़ी है इनको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं 3.3 से लेकर 3.3, 4, 13, 15, 19, 20, ये बिल्कुल उसी जैसे हैं जो काम हम लोगों ने अब तक इस स्लाइड में यहाँ तक किया है। यानी नोन हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, उनसे हमने फॉर्म करना है ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल बहुत आसान सा दिया हुआ है कोसाइन और साइन की फॉर्म में, उसको ब्रेक करना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। ये थोड़े से सवालात हैं, इसको ज़रा देख लेना प्लीज़, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं तो खैर इन सवालात में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पेपर कॉमन हुआ तो सर तला एहसन के बड़े फेवरेट सवालात हैं ये, तो मैं आपको ज़रा वार्न कर रहा हूँ, ये सवालात देख लेना, ना हो तो सर हाजिर हैं। और अगर हर सेक्शन का अलग पेपर बना मिड टर्म का, तो फिर जाहिर है मैं इस तरह के सवालात को पसंद नहीं करता। खैर आइए काम की बात पर, कि आज जो हमारा टॉपिक हमने कंप्लीट करना है फोरियर सीरीज का, वो ये कि कुछ पीरियोडिक सिग्नल्स के फोरियर सीरीज निकालते हैं, कोफिशिएंट्स निकालते हैं, जिसमें से सबसे आसान सवाल होता है ये, हमें इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये एक स्क्वायर वेव है, रेगुलर स्क्वायर वेव है, और इसको जब हम पहले तो हम जरा देखें, 0 से लेकर के 2 तक इसकी वैल्यू +2 है, फिर 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू -2 है, और देन रिपीट करता है। तो एक साइकिल की डिस्क्रिप्शन 0 से 4 तक दी हुई है, और अगर आपने जहन में फौरन विजुअलाइज कर लिया हो तो ये सिग्नल है ना। देखिए 0 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2, ये रहा 0 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2, उसके बाद 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू -2, और उसके बाद फिर ये जो एक साइकिल है 4 सेकंड का, इसको फिर कॉपी पेस्ट करते जाइए, इधर डॉट्स लगा दें उधर भी डॉट्स लगा दें, जो यहाँ नहीं लगाए हैं वक्त टाइम जगह की कमी की वजह से, तो लेकिन बेहतर ये कि डॉट्स यहाँ भी लगाते हैं वहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि ये इसी तरह देन रिपीट का मतलब है दोनों तरफ ये सिग्नल इसी तरह रिपीट होता है। और हमसे कहा गया कि भाई इसका जरा कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज निकालने हैं। इतना रुक रुक के सर ने इसीलिए कहा है कि लोग जरा जाग जाएं, जो लोग चाय वाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं, जरा सब लोग जानते हैं कि अब हम लोगों ने इस तरह के सवाल करने हैं जो पेपर में दिए जाते हैं, इस तरह के सवाल फोरियर सीरीज के, फोरियर ट्रांसफॉर्म के। और तुम लोगों ने ये तो पिछले सेमेस्टर भी बहुत खाया है मैथमेटिक्स में, सर ने तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराई होगी सर्कल एसन में। खैर 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2 है, और 2 से लेकर 4 तक, तो टाइम पीरियड तो आपको फौरन पता चल ही गया। इस सिग्नल का टाइम पीरियड है कितना, पहले तुम बता दो फिर मैं क्लिक करता हूँ। अरे कोई बोल दो यार। 4 नहीं, 4 सेकेंड्स। T0 = आपने जवाब दिया था 4, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 4 सेकेंड्स। यूनिट के बगैर तो तुम्हें पता है सर तो बहुत माइंड करते हैं सर, इस यूनिट्स के मामले में सर बहुत बड़े माइंडर हैं, तो बी केयरफुल। 4 नहीं, 4 सेकेंड्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो T0 को इन्वर्ट कर दें तो F0 मिल जाएगा, और यानी 1/4, और यूनिट उसका होता है हर्ट्ज, यूनिट जरूर लिखेंगे। और अब हमें चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें फार्मूले में ओमेगा नॉट यूज करनी है, तो ओमेगा नॉट होती है 2 पाई इंटू F0, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें 1/4 को, लीनियर फ्रीक्वेंसी को, तो ये 2 यहाँ कट जाएगा, पाई/2 रेडियंस रह जाएगा, ठीक है ना। ये हमें मिल गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई। रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरी गाड़ी इसीलिए यहाँ रुक गई थी कि यूनिट गलत है, रेडियंस पर सेकंड ये रही, तो सर ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोगों को जगह नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो रेडियंस पर सेकंड इज द प्रॉपर यूनिट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके,
तो ये तो वो चीजें हो गई जो हमने साइड में निकाल के रख लेनी है, और सिग्नल को देखते ही फौरन हमें चीजें ये पता चल जाती है टाइम पीरियड कितना है, कहाँ से कहाँ तक सिग्नल एक साइकिल कंप्लीट करता है, और उसकी उसका टाइम पीरियड फौरन मिल जाएगा, उसको इन्वर्ट कर देंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स निकालने। कोफिशिएंट्स का फार्मूला होता है Cn इज इक्वल टू 1/T0 इंटीग्रल ओवर वन टाइम पीरियड ओनली। सिग्नल जो भी दिया हुआ उसका नाम देख लें, अगर x ऑफ टी है तो x ऑफ टी लिखिएगा, y ऑफ टी लिखा हो तो y ऑफ टी लिखिएगा, और अगर सर ने अपने नाम की निस्बत से w ऑफ टी लिखा हो तो भाई w ऑफ टी ही लिखना। और ये तो फार्मूले का है e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट, ये वही ओमेगा नॉट है जो अभी हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है। और अच्छा, बाज बुक्स में इसको ए एन कहा जाता है, बाज बुक्स में इसको सी के कहते हैं, बाज बुक्स में इसको ए के कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आई वोंट माइंड, क्योंकि बाज लोग इसको एन के बजाय के डोमेन पर निकालते हैं तो भी ठीक है, इसको ए के कह लीजिए तो भी ठीक है, कुछ भी कह लो। बाज बुक्स में यानी हमारी टेक्स्ट बुक में इसको सी कहा गया है, और जो हमारा क्या कहते हैं शॉम सीरीज है उसमें उसको सी एन और सी के और इस तरह के, आई वोंट माइंड, इसको कुछ भी करो, हम निकालना कोफिशिएंट है, बहरहाल फार्मूला सही होना चाहिए। फार्मूले में चीजें अप्लाई करते हैं, टी नॉट हमने निकाला था 4, इसको कर दिया हमने 1/4। बट जब हमने डायग्राम देखी तो पता चला यार ये 0 से लेकर 2 तक तो इसकी वैल्यू 2, और 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू -2 है, तो हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। देखो नीचे फार्मूले में हमने लिमिट ब्रेक की हुई है, 0 से लेकर 2 तक फंक्शन की वैल्यू +2 है, और 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू -2 है। तो 0 से लेकर 2 तक फंक्शन की वैल्यू 2, और 2 से लेकर 4 तक फंक्शन की वैल्यू -2, और ये e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट की जगह π/2 यहाँ भी और π/2 यहाँ भी। अब जो जो कॉमन है, तो सॉरी कांस्टेंट है, वो निकाल बाहर करें, तो इस 2 को और इस 2 को बिल्कुल फाइनली बाहर निकाल देते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा 1/2 0 से 2 तक। अब यार देखो कितना सिंपल फॉर्म बन गया, आपको पता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल अपना ही इंटीग्रल होता है ना, और बस ये होता है कि पावर अगर कुछ और है फंक्शन तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा देखने में खौफनाक जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, ये अपना ही इंटीग्रल होता है, और उस पावर के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड किया तो डेरिवेटिव में ये टी खत्म हो जाता है। इसे डिवाइड कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दें उसी तरह। अब कुछ चीज़ें आसान यहाँ हो जाती हैं, ई की पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू दी पावर 0 ये 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लें यानी ये माइनस साइन इसके साथ ये प्लस हो जाएगा। और इस फॉर्म में जब आप पहुंचे तो यार ये तो हम बचपन से जानते हैं कि ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, जिसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है e की पावर माइनस जे एन 2πn, और तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे आगे असल में हमारी गाड़ी रुक जाती है। अब जो तुम लोगों को थोड़ा सा अपनी नींद भगा के जरा यहाँ स्क्रीन पर सब लोग तवज्जो दें कि जब हम इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ये हमारे कैलकुलेटर में होता नहीं है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है कम वक्त, इसकी पावर पे देखो जे नज़र आ रहा है, तो ये हम किसी तरह निकाल नहीं सकते कैलकुलेटर से, तो हमारी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो जब गाड़ी रुक जाती है तो फिर हम तो मजबूर हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा इधर उधर देखने लग जाते हैं, यार क्या करें, सोचने लग जाते हैं, कभी ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, कभी इधर दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं कि यार अब कहाँ जाएं, कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो फिर हम अपने जहन को ज़रा खंगालें कि यार ईलर, मिस्टर ईलर ने हमारी ज़िंदगी आसान की है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। याद करो e की पावर जे थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो गाड़ी चल पड़ेगी दोबारा। चलिए गाड़ी चलाते हैं। तो जब हम इस फॉर्म में आकर यहाँ स्टक हो गए तो हमने कहा कि ईलर के फार्मूले से इसको तोड़ लें, इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल को कोसाइन और साइन में ब्रेक कर लें। तो आपको पता है कि यहाँ अगर पावर में नेगेटिव हो तो बीच में नेगेटिव हो जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब दुनिया जानती है कि बल्कि कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में है तो यू कैन फाइंड के एन की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख लें। एन की जगह पर अगर आप रखे हैं 1 तो ये हो जाएगा साइन पाई, कैलकुलेटर से निकालोगे 0 मिलेगा। 2 रखोगे तो साइन 2 पाई, कैलकुलेटर चलाओ जरा, साइन 2 पाई भी 0 होता है। 3 रखो तो साइन 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई भी 0 होता है, 5 पाई भी 0 होता है, 6 पाई भी 0 होता है। मैं जहां तक गिनवा दूं एन की वैल्यूज के लिए आप कैलकुलेटर से निकालते जाएं, साइन एन पाई इज ऑलवेज 0।
तो इसको तो यहीं मार दो, दफना दो इसको यहीं। इतना बड़ा पार्ट जो है वो हमने यहीं दफना दिया। हमने सिर्फ देखा कि अच्छा साइन एन पाई है बेटा, तो एन की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो पाई के मल्टीपल पर तो साइन फंक्शन होता ही जीरो है, इसको तो दफना दिया। अब जरा कोसाइन की तरफ अपना रडार लेकर आते हैं। कोसाइन फंक्शन ऐसा होता है जिसमें हम एन की वैल्यूज पुट करें दो तरह से, यानी अगर हम रखें एन की वैल्यूज इवन और हम रखते हैं एन की वैल्यूज ऑड, तो कोसाइन, देखिए मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा कोसाइन फंक्शन अपने जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम पुट करें अगर एन की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा कोसाइन पाई। तो देखो पाई के ऊपर यानी पाई का कोसाइन होगा -1। एन की जगह अगर रखें 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई पर फंक्शन की वैल्यू है -1। 5 रखें, ऑड वैल्यूज रख रहा हूँ मैं, 5 रखें तो 5 पाई पर इसकी वैल्यू हो जाती है -1। लेकिन अगर हम एन की जगह पर इवन वैल्यूज रखें, 2 रखें, तो 2 पाई पर इसकी वैल्यू देखो +1। 4 रखें तो 4 पाई पर इसकी वैल्यू +1। 6 पाई +1। तो इवन के लिए इसकी वैल्यू +1 है और ऑड के लिए इसकी वैल्यू -1 है। अब अगर हमने रखी है एन की वैल्यू इवन, इवन यानी 2, 4, 6 वगैरह, तो ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा -1। ये ब्रैकेट -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने रखी है ऑड वैल्यूज यानी 1, 3 और 5 वगैरह, तो ये वाला पार्ट हो जाए नहीं, पहले अब तो उल्टा कह गया था मैं तो अगर हम इसकी जगह पर रखें इवन वैल्यूज तो देखिए ये हो जाएगा +1। सिर्फ इस कोसाइन की बात कर रहे हैं, ये +1 हो जाएगा। और जब हम ऑड वैल्यूज रखेंगे तो कोसाइन एन पाई की वैल्यू -1 होगी। और ये जो हमारे पास सॉरी सॉरी, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट का फार्मूला है इवन वैल्यूज रखने पर ये हो जाएगा। तो इवन वैल्यूज जब हम 1 रखेंगे, 2, 4, 6, 8 वगैरह रखेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा +1 और इसकी वजह से माइनस, तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 होगा, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 0 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें सी एन यानी जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे। तो जब हमने ऑड वैल्यूज पुट की तो ये 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये वही वाला 4 है और नीचे जे एन पाई था वो ये रहा। इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पर लाते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट्स की। जो सिग्नल हमें दिया हुआ था एक्स ऑफ टी, जो हमें स्क्वायर वेव दी हुई थी, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं। अब कुछ नहीं, इसमें एन की वैल्यू पुट करते जाइए, मैग्नीट्यूड निकलता चला आएगा। यानी अब बजाय इसके कि दो हिस्सों में लिखें, आप इसको इस वाले पार्ट को खत्म ही कर दें। तो आप ये कह दें कि n = ऑड होना चाहिए बस, तो सी एन की वैल्यू 4/jn पाई होगी, लेकिन n की वैल्यू मस्ट बी एन ऑड वैल्यू। अब होता ये था कि तुम्हारे जो सीनियर्स गुजरे हैं यूआईटी से, वो बस इसको बॉक्स कर देते हैं, कहते हैं ये जवाब है हमारा, तो दिस इज नॉट दी जवाब। वाई? बिकॉज सवाल में हमसे पूछा गया था कि फोरियर सीरीज निकालनी है, तो ये तो सिर्फ आपने कोफिशिएंट निकाला है भाई, इसको ज़रा फोरियर सीरीज के फार्मूले में डाल दें। तो फोरियर सीरीज का फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला, कि कोई भी सिग्नल हो उसके अंदर एक डीसी वैल्यू होती है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, जिसमें ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ω0 होती है जो हम लोग निकाल चुके हैं, π/2 रेडियन पर सेकेंड। और ये सी एन जो है वो ये इस फार्मूले से ये आ गया है, जिसमें एन की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी इसकी बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं है। अच्छा, एन की जगह पर अगर आप कहें कि सी एन यानी A0 निकालने जा रहे हैं, तो एन की जगह पर 0 डाल दें। तो यार जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि सर ने ये रेड निशान लगाकर कह दिया 0। मैं अभी बात करता हूँ ये क्यों 0 है। सी एन की जगह पर ये फंक्शन डाल दें और उसको बता दें n = ऑड के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो वो तो हो गया 0। अभी बात बाकी है इसकी। तो ये हमने देखो यहाँ लिख दिया है n = ऑड। ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी, मैं इसको अभी ख़त्म, अच्छा मैंने इमेज बनाई हुई है इसलिए ये मिट नहीं रहा है। खैर, तो ये इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ये ऊपर से मैंने कॉपी किया था, तो
इन्फिनिटी डिलीट करना भूल गया। तो n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड n शुड बी ऑड वैल्यू, और ये हमने टिका दिया सी एन का फॉर्मूला इसके अंदर, और ये ओमेगा नॉट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आंसर। इसको आप बड़े वसूख से बॉक्स कर सकते हैं, इनबॉक्स करते हैं इसको। और ए नॉट क्यों जीरो है ये जरा बात कर लेते हैं। तो ए नॉट आपको याद है कि ए नॉट होती है एवरेज वैल्यू। अब जरा मैं सवाल पर जाता हूँ, पिछले इस पेज पर। ये जो हमें डायग्राम दी हुई है, इसमें एक साइकिल 0 से लेकर 4 सेकेंड तक है जो इसका टाइम पीरियड है ये। इसमें जितना पॉजिटिव एरिया है 0 से लेकर 2 तक, एरिया अंडर द कर्व, ये जो पॉजिटिव एरिया है जो जिस पर इस वक्त मेरा माउस है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, और 2 से 4 तक ये वाला एरिया नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, क्योंकि इसकी विड्थ 2 सेकेंड, इसकी भी विड्थ 2 सेकेंड, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट -2 है। क्योंकि ये सिग्नल अलोंग एक्स एक्सिस दोनों तरफ एक जैसा है, दोनों साइकिल्स एक जितने हैं, इसलिए जितना इसमें पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, तो एवरेज क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए सर ने फौरन उसको 0 कर दिया था रेड लाइन लगाकर यहाँ पर। ये 0 क्यों था? क्योंकि वेव फॉर्म देखते ही हम पहचान गए कि इसके अंदर ए नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बता दें, इसका रीजन बता दें कि क्यों ए नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज द गिवन सिग्नल इज आइडेंटिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो रीजन जरूर बता दीजिएगा, वरना मैं समझूंगा आपने कहीं से छापा है। तो ये ए नॉट क्यों 0 है कि गिवन सिग्नल जो हमें दिया हुआ है उसके अंदर दोनों पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस दे आर आइडेंटिकल, सो दैट देयर एवरेज वैल्यू इज 0। ये इसको बॉक्स कर दें, ये हमारा काम हो गया, ये हमारा आंसर अब हो गया। यहाँ क्या किया, जो चीज़ें कॉमन थी वो आई मीन कांस्टेंट थी वो बाहर निकाल दी। तो 4 कांस्टेंट था, जे कांस्टेंट था, जे तो सिर्फ नोटेशन था। पाई कांस्टेंट था, तो जे पाई जो है वो बाहर निकाल दिया। बेहतर अंदाज यही होता है कि भाई समेशन में कोई फालतू चीज़ें ना हो, कि ताकि बार बार फिर हमें 4 और जे पाई वगैरह को सम ना करना पड़े। ये तो कांस्टेंट रहेगा, और हम सिर्फ इनको सम करते चले जाएंगे और वो सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये था, मतलब हमारा काम यहाँ हो गया। अब वो जो दो तरह की फोरियर सीरीज थी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज थी जिसका हमने कोई सवाल नहीं किया, और ये दूसरी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, तो क्या इन दोनों में कोई रब्त है? हाँ बिल्कुल रब्त है। वो रब्त अब हम जरा देखने जा रहे हैं, हालांकि आपसे ये पूछा नहीं जाता। इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं एन की कुछ वैल्यूज़ के लिए, करीब करीब की वैल्यूज़ के लिए, यानी +1 -1 +2 -2 +3 -3 वगैरह के लिए इसको एक्सपेंड करें। और हमें याद है कि इसमें तो ऑड वैल्यूज़ ही हैं, ये फिर वही दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया, तो इस इन्फिनिटी को नज़रअंदाज कर देना। हमने कुछ वैल्यूज़ के लिए, देखो -1 के लिए, +1 के लिए, फिर क्योंकि ऑड वैल्यूज़ डालनी है तो 3 -3 +3, फिर -5 +5 एंड सो ऑन। इसको पूरा एक्सपेंड उधर भी और इधर भी एक्सपेंड किया जा सकता है। 4/j पाई, ये वाला पार्ट बाहर, और हमने थोड़ी सी आसानी के लिए अपने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड कर दें, तो मैथमेटिकली इट इज़ ओके। क्यों किया है वो इसलिए, इन दोनों को ज़रा देखो, अगर इसमें से हम इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा e⁻j पाई/2t, और e⁻−j, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी कि जो पावर जो नेगेटिव है वो बाद में और जो पॉजिटिव है वो पहले लिख लें, और ये नीचे वाला 2 जो है ये, और यहाँ से j जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में डाल दें। अब ज़रा सोचो, ये वाला पार्ट क्या हो गया? साइन बन गया। इसी तरह ये वाला पार्ट क्या हो गया? साइन बन गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये साइन है, और उसको थोड़ा साइन के फॉर्म में लिख दें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकल आई कि ये सिग्नल ऐसा था जो हमें साइन, ये जो हमें स्क्वायर वेव दी हुई थी उसके अंदर सारे साइन हैं, साइन फंक्शंस हैं ऑड हार्मोनिक्स के, π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, यकीनन अगला 7π/2 होगा, और उसका एम्पलीट्यूड 1/7 हो जाएगा। तो एक रब्त नजर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1π/2, इसका मैग्नीट्यूड 1/3 तो 3π/2, इसका मैग्नीट्यूड 1/5 तो 5π/2, तो अगला होगा 1/7 साइन 7π/2, उसके बाद होगा 1/9 साइन 9π/2 एंड सो ऑन। इसमें सारे साइन कंपोनेंट्स हैं, ऑड हार्मोनिक्स हैं, और उनका मैग्नीट्यूड इसी तरह आपको नजर आ रहा है, 8 पाई 8/n पाई।
कितना आसान है। तो दोनों में बहरहाल एक रिश्तेदारी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में। बहरहाल ये आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सिर्फ ये दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, दे आर सन ऑफ वन सिंगल पेरेंट्स। आई मीन एक ही पेरेंट के, यानी फोरियर के ही दोनों खानवादे से हैं। ओके, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी गिवन एज। ये एक दूसरा एक्स ऑफ टी दे दिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डायग्राम और फंक्शन दोनों दे दिया करता हूँ, तो ये उसका फंक्शन है ए टी नॉट इंटू टी, जीरो से लेकर के टी नॉट तक। तो जीरो से लेकर टी नॉट तक इसका एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, और फिर जाहिर है उसी तरह रिपीट हो रहा है। तो टी नॉट के बाद टू टी नॉट, थ्री टी नॉट, फोर टी नॉट और माइनस टी नॉट, माइनस टू टी नॉट, डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये इसी तरह दोनों तरफ पीरियोडिक है। ये उसका फंक्शन है। चेक कर लेते हैं, जीरो पुट करेंगे टी की जगह पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये रही जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है। और जब इसमें टी नॉट पुट करेंगे तो टी नॉट पर ऊपर भी टी नॉट नीचे भी टी नॉट, ये रह जाएगा सिर्फ ए। तो देखो टी नॉट पर इसकी वैल्यू ए, ये एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, ये रहा। और फिर ये रिपीट होता है, तो हर टी नॉट के बाद ये सिग्नल रिपीट होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका टाइम पीरियड कितना है, टी नॉट कितना है, तो इत्तेफाक से टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट ही है है ना, टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स। ओके, पहले हम लोग मालूम कर रहे हैं कोफिशिएंट्स ए के, जिसको अभी हम लोगों ने सी एन कहा था। तो किसी बुक में सी एन, किसी बुक में ए एन, किसी बुक में ए के, कुछ भी निकालें लेकिन सही निकालें। तो ए के निकाल रहे हैं, ए के का फार्मूला टिका दीजिए, ये रहा। एक्स ऑफ टी था तो एक्स ऑफ टी लिखिएगा, वाई हो तो वाई ऑफ टी लिखिएगा, जो भी हो। तो हम ओमेगा नॉट कैसे निकालें? ओमेगा नॉट के लिए हमें चाहिए टाइम पीरियड, इत्तेफाक से टी नॉट ही है, टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट सेकेंड। इन्वर्ट कर दें तो वन ओवर टी नॉट हर्ट्ज। अब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई ओवर टी नॉट रेडियन पर सेकेंड इज दी ओमेगा नॉट, इसमें टिका दें। और उसी तरह अब हमें लिमिट विमिट ब्रेक करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए ये कांस्टेंट ये वाला सिग्नल है। तो जीरो से टी नॉट तक इंटीग्रेट कर लें इसी फंक्शन को जो आपको दिया हुआ था, और ए टी ओवर टी नॉट इज द फंक्शन। और ये तो फार्मूले का था, बस 2 पाई ओवर टी नॉट ये हमें ये ओमेगा नॉट ए कांस्टेंट है, टी नॉट कांस्टेंट है, निकाल बाहर करें, निकाल दिया बाहर तो ए इधर आ गया, और टी नॉट ऑलरेडी टी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कुछ नहीं, बाई पार्ट्स लगा दें, इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगा दें, या ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें। मैंने ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है। तो इस डायरेक्ट फार्मूले को बहुत अच्छी तरह अप्लाई कर लें, मतलब देख लें, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ फंसना है असल में वहाँ आते हैं। जब आप लिमिट विमिट पुट करेंगे तो एक कंडीशन आएगी ई की पावर जीरो, आप दुनिया जानती है कि ये वन होता है। सिंप्लीफाई कर लें तो गाड़ी कहाँ रुकने वाली है? गाड़ी यहाँ रुकने वाली है, इस एक्सपोनेंशियल पर आकर। इस एक्सपोनेंशियल को वही वीलर्स आइडेंटिटी से इसको ब्रेक कर लें कोसाइन और साइन में। इसको ब्रेक जैसे ही करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया के टू पाई और इंटू का कोसाइन, और के टू पाई का साइन विद नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि पावर में यहाँ नेगेटिव, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह। इसको भी आप वही बात, एक साइन है और 2 पाई का मल्टीपल है, तो 2 पाई का के की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें। के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लो जीरो। के की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई इज जीरो, 6 पाई जीरो, 8 पाई जीरो। तो ये तो सब कुछ जीरो, फौरन देखो इतना बड़ा पोर्शन जो है वो पूरा फार्मूले से निकल गया। तो जे साइन के टू पाई की वैल्यू तो हमेशा जीरो रहेगी, और को साइन के टू पाई, अब के की वैल्यू कुछ भी रखते हैं अगर, तो कोसाइन 2 पाई, कैलकुलेटर अगर है तो यू कैन फाइंड इट इज इक्वल टू 1। इसी तरह के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 पाई, फिर प्लस 1 आएगा। के की वैल्यू 3 पुट करोगे 6 पाई, फिर 1 आ जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन हमेशा हमेशा ये 1 ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि के की वैल्यू हम इंटीजर पुट करते हैं। इंटीजर पुट करेंगे तो ये 2 पाई का मल्टीपल होगा, कोसाइन ड्रॉ करके चाहे देख लो, ये होगा हमेशा 1। जब 1 होगा तो इसको फार्मूले में कोसाइन के टू पाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 1, सिंप्लीफाई हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 माइनस 1 वाली इसको कैंसिल कर दें आपस में।
जे से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कट कर 2 रह जाएगा, सिंप्लीफाई होकर देखो बन गया a/j2k पाई। ये आपका कोफिशिएंट का फार्मूला आ गया। इसमें बस के की वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स हैं। ये के का फार्मूला आ गया फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0। अभी वो कंडीशन रह गई है जब के की वैल्यू हमने 0 रखी, यानी ए नॉट निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब सोचो जरा, मैं पिछले पेज पर वापस जाता हूँ। पिछले पेज पर ये जो हमें डायग्राम दी हुई है, करें, इसका एक टाइम पीरियड जो है वो 0 से लेकर के टी नॉट तक है, और उसका एरिया अंडर द कर्व ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें कोई नेगेटिव एरिया तो है नहीं, जैसे कि पहले वाले सवाल में था, उसमें जितना पॉजिटिव एरिया था उतना ही नेगेटिव एरिया था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब है इस सवाल में ए नॉट या ए के सी नॉट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो एवरेज वैल्यू इसमें होगी। तो फॉर के इज इक्वल टू 0, ये उस शॉर्टकट से नहीं चलेगा कि हम कहें कि के की जगह पर 0 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ जैसी के की जगह 0 पुट करेंगे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लिहाजा मैंने अर्ज किया था आपसे कि ए के सी एन सी के वगैरह जब निकालना हो फॉर के इज इक्वल टू 0, तो आप उसका प्रॉपर फार्मूला यूज करें। प्रॉपर फार्मूला क्या था? ये था, जो भी सिग्नल दिया हुआ जैसे उसको इंटीग्रेट एक साइकिल के लिए करना है, यानी एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करना है, ये उसकी एवरेज वैल्यू होगी। तो सिग्नल का फार्मूला आपको दिया हुआ था ए टी ओवर टी नॉट। ये कांस्टेंट है, निकाल दें, टी नॉट कांस्टेंट है, निकाल दें। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैंने सहमत नहीं की है, डायरेक्ट जवाब दे दिया है। ये जवाब आएगा a/2, यानी जिस हमारे पास ए नॉट है वो a/2 है। कैलकुलेट कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अब बस फोरियर सीरीज के फार्मूले में डाल दो सिंथेसिस इक्वेशन में। इस फार्मूले में ए नॉट की जगह आ जाएगा a/2, और ए के की जगह पर आ जाएगा ये जो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो डाल दें। और ओमेगा नॉट तो आपको पता है कि 2 पाई ओवर टी नॉट था, ये 2 पाई ओवर टी नॉट सब इसमें डाल दी, बस ये हमारा आंसर है। अब कोई भी इसमें एक या आधा नंबर भी काट के बता दे तो जिम्मेदारी सर की है। इस तरह के सवाल सर देते हैं। अब वेव फॉर्म कुछ भी हो सकती है, वो स्क्वायर वेव हो सकती है, वो ट्राइंगुलर हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, वो कोई और टेढ़ा मेढ़ा सिग्नल हो सकता है। तो बी वेरी अवेयर कि जो जैसे ये सिग्नल दिया हुआ ये भी एक सॉ टूथ है, लेकिन ये ऐसा है कि इसके टाइम पीरियड 2 पाई है, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक कंटिन्यूस है, तो हम इसका एक साइकिल लेंगे माइनस पाई से प्लस पाई तक। आपके पास सीनियर्स जो गलती हिमाकत करते थे वो ये कि 0 से लेकर पाई और फिर पाई से लेकर के 2 पाई, दो हिस्सों में इसको ब्रेक करते थे। तो अब खुद सोचो, ठीक है, गलत नहीं है, 0 से लेकर के 2 पाई ये भी एक टाइम पीरियड ही है, एक साइकिल है, लेकिन क्या होगा, 0 से पाई तक इस फंक्शन की अलग फार्मूला होगा, और पाई से 2 पाई इस फंक्शन का फार्मूला अलग होगा। लेकिन इफ यू कंसीडर फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, ये कंटिन्यूअस है, तो इसका एक ही फार्मूला और वो दिया हुआ है, सर तो दे देते हैं। ये देखिए इसमें लिमिट भी दे दी है, माइनस पाई से प्लस पाई तक, एंड रिपीट। तो ए टी ओवर पाई इस का फार्मूला है। तो आपको क्या ज़रूरत है अपनी मुश्किल करने की ज़िंदगी की, आप इसके लिए फार्मूला अलग निकालें, न कीजिएगा ऐसा। तो ए टी ओवर पाई जब आप इसकी जगह पर रखेंगे, टी की जगह पर माइनस पाई, तो ये यहाँ पर माइनस पाई पुट कीजिए, तो ये माइनस, ये पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस ए बचेगा। देखिए माइनस पाई पर इसकी वैल्यू माइनस ए ही है ना। और जब इसकी जगह पर आप रखेंगे पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पर इसकी वैल्यू ये रही ए। और जब जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट कीजिए तो ऊपर जीरो, ये जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो। तो बिल्कुल वेरीफाई कर रही है तीनों पॉइंट्स पर ये वाली लाइन। इसलिए क्या ज़रूरत है कि 0 से पाई तक आप कंसीडर करें इस फार्मूले को, और फिर पाई से लेकर 2 पाई तक फिर इसके लिए आपको रुलना पड़ेगा, इसके लिए फिर अलग से 2 पॉइंट फार्मूला लगाकर इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और कहीं गलती कर गए बेटा तो फिर 2 में जाओगे, है ना। तो यही सिंगल एक फार्मूला यूज करें, फंक्शन को माइनस पाई से प्लस पाई तक इसका एक साइकिल लें। ओके, सबसे पहले टाइम पीरियड टी नॉट कितना है, 2 पाई सेकेंड्स। ठीक है, यूनिट के बगैर मत लिखना अल्लाह के वास्ते, जिसने भी यूनिट के बगैर लिखा मैं उसको जहन्नुम के दरवाजे तक छोड़ कर आऊँगा। तो 2 पाई सेकेंड्स
इसको इन्वर्ट करते हैं फौरन, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो और सिंप्लीफाई हो गया, 1 हो गया, 1 रेडियन पर सेकेंड यूनिट जरूर रखना। ये आपने ओमेगा नॉट निकाली क्योंकि आपको इस फार्मूले में इस्तेमाल करना है। अच्छा अब सोचो ज़रा, क्या इसमें ए नॉट या सी नॉट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, बिल्कुल। जितना इसमें एक साइकिल में पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इस फार्मूले को ए टी ओवर पाई को इंटीग्रेट करें माइनस पाई से प्लस पाई तक, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर बाई 2, और जब लिमिट विमिट पुट करेंगे तो पाई का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर ये हो जाएगा 0, और लो जी महंगा मिला मैं, इतना सारा काम किया, जमा खर्च किया, मिला कुछ भी नहीं। तो पहले ही शक्ल देख लो भाई, इसकी वे फॉर्म देख लो कि जितना इसमें नेगेटिव एरिया उतनी पॉजिटिव एरिया, एवरेज तो हो जाएगी 0, इसलिए ज़रूरत ही नहीं है। तो ए नॉट शुड बी 0, 0 ही होना चाहिए था, बिकॉज इट इज इट्स एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई ऑफ टी, एंड इट हैज सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज फॉर वन साइकिल। ये पॉजिटिव एरिया है एक साइकिल का और ये नेगेटिव एरिया, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए इनका एवरेज 0 ही होना चाहिए था। और 0 देखो, मैथमेटिक्स इतना सारा काम करने के बाद 0 ही मिल रहा है। तो ऐसे ही कह दो डायरेक्टली ए नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज फॉर वन साइकिल आर इक्वल। मैं मान लूंगा बिल्कुल, इसमें एक क्या 0.1 नंबर भी नहीं काटूंगा मैं, अगर आप रीजन बता दें सही कि फॉर वन साइकिल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज आर आइडेंटिकल, आर सेम, हेंस एवरेज वैल्यू इज 0, ए नॉट इज इक्वल टू 0 करके बॉक्स कर दो, वरना इसी तरह निकाल लो भाई। इसमें मुझे कोई तकलीफ थोड़ी होगी, तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी, तुम अपना टाइम ज़ाया करोगे। नाउ फाइंडिंग ए के या सी के या सी एन या सी, जो भी आप कह लो, ए के कह लो, ए एन कह लो, सी के कह लो, सी एन कह लो, कुछ भी कह लो, बहरहाल ए के निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट निकालते हैं व्हेन के इज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन एक्स ऑफ टी के बजाय गलती से सिग्नल वाई ऑफ टी है, तो गलती से ये लोग फॉरन, यानी हर सिग्नल एक्स ऑफ टी नहीं होता, तो अंधाधुंध हम लोग लिख देते हैं एक्स ऑफ टी, इसको जो सवाल में दिया हो अल्लाह के वास्ते वही लिखिएगा प्लीज। बहरहाल फंक्शन था ए टी ओवर पाई, हमने रिप्लेस कर दिया माइनस पाई से, देखिए माइनस पाई से प्लस पाई ही इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस रेंज के लिए। जो कांस्टेंट हो निकाल दें, ए निकाल दें बाहर, पाई निकाल दें बाहर, निकाल दिया, वही फार्मूला बन जाएगा बाई पार्ट्स वाला। तो इफ़ यू कैन अप्लाई बाई पार्ट्स वेरी हैप्पीली, तो अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद बाई पार्ट्स, तो डायरेक्ट फार्मूले भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। अगर हमारा मिड टर्म या फाइनल होता है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑन कैंपस होता है तो फिर आप बाई पार्ट्स को अप्लाई करना आता ही है। बहरहाल इसको मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है, इसको अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ हाँ, जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ज़रा वापस आते हैं, जब हम यहाँ पहुँचेंगे फिर इसमें वही एक्सपोनेंशियल वाली बात आ जाएगी जहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो हमने कहा थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। देखिए ये हम रेड कलर में हमने क्यों किया है, और इसी तरह डिवाइड मल्टीप्लाई किया 2j से। इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखें, अगर हम इसको डिवाइड बाई 2j कर दें तो ये ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 से तो ये बन जाएगा कोसाइन। तो इसको हमने बना लिया कोसाइन के पाई, इसको बना लिया हमने साइन के पाई। अब दुनिया जानती है कि के की जगह आप कुछ भी टिकाएं, के की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कैलकुलेटर बताएगा कि ये तो होता है 0। और उसी तरह कोसाइन की तरफ ज़रा फोकस लेकर आते हैं अपना। तो यहाँ जब हम के की जगह कुछ और पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये देखेंगे कि इवन के लिए इसकी साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिफरेंट होगा और ऑड के लिए डिफरेंट होगा। एक दफ़ा इवन के लिए शायद प्लस होगा और ऑड के लिए -1 होगा। तो इसको इसी तरह रहने दो, ये सिर्फ डिटरमिन करेगा साइन को, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो इसी तरह रहने दें, सिंप्लीफाई करने, जो चीज़ें कट पिट रही हैं, जैसे के से इसका स्क्वायर कट जाएगा, पाई से इसका स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए। बहरहाल ये आपके पास फार्मूला आ गया ए के का, कोफिशिएंट्स का। सिर्फ तकलीफ कहाँ होती है, जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आकर गाड़ी स्टक हो जाती है। तो कुछ नहीं, जैसे ही आप यहाँ अटक जाएं एक्सपोनेंशियल में, फ़ौरन उसको ईलर्स आइडेंटिटी से ब्रेक कर लें साइन और कोसाइन में। लेकिन यहाँ हमने
नहीं किया था, हमने देखा कि यार थोड़ा सा रीअरेंज ये e की पावर j के और e को अगर हम 2 पाई से 2j से डिवाइड कर दें तो ये तो साइन वैसे ही बन जाएगा, तो हमें इसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप करेंगे यानी इस एक्सपोनेंशियल को इस एक्सपोनेंशियल को इस एक्सपोनेंशियल को इसको ईलर्स आइडेंटिटी से एक्सपेंड करके तो जवाब आपका यही आएगा, इसी तरह आएगा। तो वो ज़रा तकलीफ का काम होता है, लेकिन जब हमने देखा कि अच्छा एक एक्सपोनेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, एक एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, तो फिर हमने चालाकी की कि ठीक है इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको 2j से डिवाइड कर दें, एक साइन बन जाएगा, एक और साइन बन जाएगा। बहरहाल आप उस तरह भी मैं मशवरा दूंगा इस वाले स्टेप के बाद इन चारों एक्सपोनेंशियल्स को अगर आप ईलर्स आइडेंटिटी से साइन और कोसाइन में ब्रेक करेंगे तो बहरहाल अल्टीमेट जवाब आपका यही आएगा। तो फॉर ऑल के एक्सेप्ट के इज इक्वल टू ये आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए। अब ये इसको टिका दें सिंथेसिस इक्वेशन में। ए नॉट आपने देख ही लिया था, मैथमेटिकली भी हमने निकाल लिया था, 0 आया था। और ये हमारे पास फार्मूला आया है ए के का, वो ये रहा ए ओवर के पाई इंटू कोसाइन के पाई। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए और ये वही फार्मूला जे के। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 1 थी, इसलिए 1 इतना हिमाकत थी कि मैं एक ब्रैकेट लगा के उसमें 1। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इसको बॉक्स कर दें। ये पूरा आपका पूरा सही आंसर है और इसमें कोई भी 0.5 नंबर भी नहीं काट सकता। नंबर कहाँ कटते हैं? यूनिट नहीं लिखोगे मैं नंबर काट दूंगा। अगर आपने यूनिट गलत लिखे तो जख्म जाओगे। और अगर आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया ए नॉट इज इक्वल टू 0 बगैर रीज़न के, तो फिर मैं समझूंगा आपने कहीं पड़ोसी से या पड़ोसन से देखा है या किसी ने आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया अपना आंसर और आपने वो छाप दिया। तो रीज़न प्रॉपर लिखा हुआ होगा तो मैं एक नंबर नहीं काटता। यार नंबर काटने का कोई शौक सबको है नहीं, ये सिर्फ तुम लोगों की ट्रेनिंग के लिए होता है कि ऐसी गलतियाँ दिमाग से ना किया करो। ठीक है, ये आगे जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें बहुत नुकसान होता है। अच्छा, एक और नई चीज़ से आपको ज़रा इंट्रोड्यूस कराते चले, आओ तुम्हारी दोस्ती कराते हैं एक और फंक्शन से। जैसे सर ने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्वोल्यूशन, 5वां ऑपरेटर। दुनिया तो जानती है 4 को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन हम आप इंजीनियर्स जानते हैं कॉन्वोल्यूशन को भी। ये भी 5वां ऑपरेटर था। इसी तरह ये जो नाम नज़र आ रहा है आपके सामने SINC, सिंक, ये एक 7वां फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 को तो हम लोग जानते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और फिर इनके तीनों इन्वर्स यानी को टेंजेंट, कॉट फंक्शन, सिकेंड फंक्शन और सेक फंक्शन। 6 को तो दुनिया जानती है, ये 7वां है और ये 7वां भी इंजीनियर्स के ही नसीब में है। तो हम और आप एक साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दोस्ती करने जा रहे हैं और वो सिंक फंक्शन होता है बाई डेफिनेशन ये SINC ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गैमा हो, सिंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स। तो साइन तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही ना, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स, वही जो एंगल है वही नीचे डिनोमिनेटर में भी है। तो सिंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स। रिमेंबर ऊपर नीचे पाई है लेकिन यहाँ पाई नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हो सिंक ऑफ टी तो ये हो जाएगा साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। ये हो अगर एल्फा तो सिंक एल्फा इज इक्वल टू साइन पाई एल्फा डिवाइड बाई पाई एल्फा। ऊपर नीचे पाई ज़रूर है लेकिन यहाँ पाई नहीं है। अब सवाल ये है कि साइन को तो हम लोग जानते हैं, साइन की शक्ल कैसी होती है, वो अब 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पर जाता है, फिर 0 पर आता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर जाता है। वो जो उसका बिहेवियर है हम जानते हैं। फिर कोसाइन भी उसी जैसा होता है, कैसा कि वो 0 पर मैक्सिमम होता है और फिर उसी तरह साइन की तरह बिहेव करता है। टेंजेंट पैरेलल आप लोग सब जानते हैं। तो सिंक कैसा होता है इसको जरा देखिए। तो ये है तो साइन फंक्शन ही, लेकिन पाई एक्स डिवाइड बाई, तो डिनोमिनेटर में भी एक्स है। जिस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है एक्स वही डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब है जब नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इनिशियली पाई एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी यानी साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स, when x tends to 0, not exactly 0, tends to 0, लिमिट लगा रहे हैं,
लिमिट साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ये तो आप सेकेंड ईयर की मैथ्स में भी पढ़ कर आए हैं। यानी क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन थीटा, उस वक्त हमने थीटा की फॉर्म में पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ओरिजिन पर इसकी फंक्शन की वैल्यू सिंक की वैल्यू 1 होगी। प्लॉट करते हैं, ऐसा सिग्नल बनता है। ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 1 होती है और फिर साइन की तरह ये बिहेव करता है, उसी तरह ये आएगा 0 पर और मैक्सिमम नेगेटिव 0 पर नेगेटिव पर जाएगा, फिर वापस पलटेगा, इसी तरह साइन की शक्ल बनेगी। लेकिन मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है। ये 1 से उतरा था, रुक जाओ अभी बोलना नहीं, ये 1 से उतरा था, लेकिन ये वाली वैल्यू -1 नहीं है, ये 1 से कहीं कम है। फिर इसी तरह ये वाली वैल्यू 1 से बहुत कम है, ये उससे भी कम, ये इसी तरह कम होता चला जाएगा, होता कम होते होते इंफिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा। ये वो 7वां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हर किसी के नसीब में नहीं है। ये हमारे और तुम्हारे यानी हम इंजीनियर्स के नसीब में ही होता है। हाँ अब बोलो, कुछ कहना चाह रहे थे, किसी ने माइक इनेबल किया था। नहीं, चलो खैर हादसाती तौर पर इनेबल हो गया होगा। तो सिंक फंक्शन ये एक 7वां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिससे सर ने तुम लोगों की दोस्ती कराई है। और ये ऊपर देखिए मैंने लिखा था वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब अगले सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसमें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता इसको कंसीडर किए बगैर। तो ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशन होती है वो ये सिग्नल डिटरमिन करता है। तो बेस अभी बना दी है, इस्तेमाल इसको करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। लेकिन अब आपसे कोई अगर पूछता है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, गब्बर की तरह कोई पूछे कितने आदमी थे, तो अगर कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप 6 नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरदार 6, आप कहेंगे 7। तो मुस्कुराएगा सवाल पूछने वाला कि आपको 7वां फंक्शन पता है। ये 7वां फंक्शन है सिंक फंक्शन। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जैसे कॉन्वोल्यूशन बहुत सिंपल नहीं था, ये भी सिंपल नहीं है। वो बहरहाल एक ऑपरेटर था, ये एक फंक्शन है। तो 7 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 3 तो सीधे सीधे होते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, और 3 उनके इनवर्स होते हैं यानी 1 ओवर साइन, 1 ओवर कोसाइन, 1 ओवर टेंजेंट। और ये होता है 7वां, जो है असल में साइन का ही बिगड़ा हुआ भाई। तो साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स ये होता है सेंक फंक्शन, और इसकी शक्ल ये होती है। ठीक है, इसी तरह जल्दी से एक सवाल और आपकी नजर करता है, तो ये भी एक स्क्वायर वेव है जिसमें यकीनन ए नॉट एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव एरिया नहीं है। अब सवाल ये है कि कल मैंने क्लास ली थी सेक्शन बी की, और उनसे पूछा था कि अब जब हम इस सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की। अगर तुम लोगों ने बता दी तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो वही बात कहूंगा जो मैंने उन लोगों को कही थी। सर -1/2 से 1/2। 1/2 से +1/2 नहीं, बिल्कुल नहीं। और सोचो, चलो हिंट देता हूँ सर मैं, टी हिंट। नॉट ही, अरे नहीं बिटिया नहीं, देखो हिंट दे रहा हूँ, टी पहले नॉट ही हिंट सुन लो। रखेंगे। अरे सुन तो ले लड़की, 0 से लेके टी नॉट। अरे सुन लेना पहले। ये दोनों तरफ इवन फंक्शन है, दोनों तरफ आइडेंटिकल है, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो दोनों तरफ जितना इधर है उतना ही उधर है, और ये शो करता है कि इसकी जो विड्थ है वो टॉ है। अब बताओ ये वाला पार्ट क्या होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है एक साइकिल के लिए, तो व्हाट शुड बी दी लोअर लिमिट एंड व्हाट शुड बी दी अपर लिमिट, ये पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ। -टॉ से टॉ तक की। नहीं, माइनस टॉ से टॉ कैसे होगा बच्चा, इसकी तो पूरी विड्थ ही टॉ है। वो क्या है, हाँ
सॉरी मैंने माइक को, हाँ अब बोलो। ये वाली पॉइंट क्या होगी लोअर लिमिट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा अपर लिमिट का, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज यानी ए जो है वो यहां से लेकर के यहां तक है। फिर मैं हिंट अपनी दोहरा दूं, ये फंक्शन एक्स ऑफ टी इवन फंक्शन है, दोनों तरफ एक जैसा है, और उसकी विड्थ जो है वो ये बता रहा है कि टॉ है। तो व्हाट शुड बी दिस लोअर लिमिट एंड व्हाट शुड बी दिस हायर अपर लिमिट। अब बताओ जरा कोई, वरना वही बात सुनोगे जो सेक्शन बी ने कल सुनी थी। कम ऑन, मेरे बच्चों का आईक्यू इतना लो क्यों हो गया है? माइनस हाफ से हाफ। अबे हाफ कैसे यार? माइनस टू टॉ दोबारा बोलो बेटे। माइनस सर, टॉ टू माइनस टॉ टू टॉ। माइनस टॉ से प्लस टॉ। मैं देखो बार बार हिंट दोहरा रहा हूँ कि उसकी टोटल विड्थ ही टॉ है, और ये फंक्शन -टॉर/2 ये बात हुई ना, माइनस टॉ बाई 2 से प्लस टॉ बाई 2। यस, क्योंकि ये आइडेंटिकल फंक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। तुम लोग वो बात सुनने से बच गए जो कल सेक्शन बी ने बहुत गुस्से में मेरी सुनी थी। यानी ये होगा ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉ है, तो आधा टॉ इधर है आधा टॉ उधर है। अगर टॉ की वैल्यू फर्स्ट करो 10 है, तो -5 से +5 टोटल 10 हो गया ना। तो टॉ है तो टॉ बाई 2 माइनस टॉ बाई 2 नेगेटिव साइड पर, और ये टॉ बाई 2 पॉजिटिव साइड पर। टॉ मीनी हाफ टॉ इधर हाफ टॉ उधर। बिल्कुल सही था, ये देखो माइनस टॉ बाई 2 से प्लस टॉ बाई 2। ओके, और इस रीजन में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू ए है, तो ये रहा ए। और उसी तरह बस इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करेंगे, अपर लोअर लिमिट टिकाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए टॉ बाई टी नॉट। ये हो गया ए नॉट। और जल्दी से ए एन भी निकालते हैं, और ए या ए के सॉरी ए एन के बजाय ए के निकाल रहे हैं हम लोग। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, मैं क्या करूँ, मैं कुछ काम तो तुम लोगों पे भी छोड़ना चाह रहा हूँ ना। ओमेगा नॉट बताओ जरा इसके लिए क्या होगा। ओमेगा नॉट होता क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। लीनियर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? टाइम पीरियड को इन्वर्स करके। तो भाई देखो ऊपर वेवफॉर्म देखो, टाइम पीरियड कितना है इसका टाइम पीरियड है टी नॉट। हर टी नॉट सेकेंड के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। हाँ, टी नॉट तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अब उसको इन्वर्ट करो तो 1/t नॉट हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई/t नॉट इज ओमेगा नॉट। तो कुछ काम इंसान दबानी भी कर सकता है ना। ये देखो मैंने अभी यहाँ पुट नहीं किया, उसको k टाइम्स एफ नॉट ही कर दिया। पाई एफ नॉट 2 पाई से मल्टीप्लाई किया एफ नॉट को। अब ये एफ नॉट की टर्म इस तरह कैपिटल टी नॉट की वजह प्रीफर किया। बहरहाल अब इसको 2 पाई/t नॉट भी रखे करेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अप्लाई कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये फंक्शन अपना ही इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है, तो अपना इंटीग्रल ये खुद रहा। और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें और यू शैल गेट वेरी सिंप्लीफाइड। अच्छा यहाँ जरा आओ, ये जब हमने फॉर्म देखी तो बजाय इसके कि यहाँ मेरे भाई आप इसको दोनों एक्सपोनेंशियल्स को ईलर्स आइडेंटिटी, जरा एक कॉमन सेंस अगर हम इसको माइनस साइन से हम अप्लाई कर दें तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, आपस में जगह तब्दील हो जाएगी। 2j भी मौजूद है तो क्यों ना 2j को, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बना, साइन फंक्शन है ना, क्योंकि दो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पावर होती है, एक की नेगेटिव पावर होती है। जिसकी नेगेटिव पावर होती है उसका मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव होता है और डिवाइड बाय 2j होता है। तो सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज कर लो अगर इसको, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको साइन फंक्शन नज़र आ रहा है, और साइन ये रहा साइन पाई। अच्छा मैंने अब आप सब सोचेंगे कि सर ने ये क्यों तकलीफ की? तकलीफ इसलिए की कि अभी जिस फंक्शन से आपकी दोस्ती कराई है क्यों ना हम उसको इसी फॉर्म में ले जाएं, यानी सिंक फंक्शन की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं ऊपर पाई के तो मौजूद है, नीचे भी पाई के मौजूद है, एफ नॉट टॉ नहीं है। तो एफ नॉट टॉ से ज़रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो नीचे ये आ जाएगा। एफ नॉट टॉ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ये,
और वो जो ऊपर वाले दोनों थे वो तो कांस्टेंट है, उनको निकाल बाहर करें। अब ये बन गया आपका सिंक फंक्शन, पाई को गायब कर दें तो ये हो गया सिंक ऑफ के एफ नॉट टॉ। लो जी, ये आपके पास कोफिशिएंट्स जो हैं इस सिग्नल के वो सिंक की फॉर्म में आ गए। और बहरहाल आप यहाँ आंसर इधर भी छोड़ सकते थे, मैं इसको माइंड बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप इसको अगर सिंक बना लें। तो ये सिंक फंक्शन ऐसा होता है, इसको हम तुम ही जानते हैं और कोई दुनिया नहीं जानती। तो मैथमेटिशियंस की बहुत मुश्किल, मतलब ये कॉमर्स वाले नहीं जानते इसको, और दुनिया के जो डिफरेंट डोमेन वाले हैं, डॉक्टर्स नहीं जानते इसको। इसको तुम और हम यानी इंजीनियर्स ही जानते हैं सिंक फंक्शन को। तो सिंक फंक्शन की फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई करके ले आए तो मुझे और ज़्यादा कुछ रख दिया। अब आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे ये आपने यही ब्लॉक कर दिया, तो हाँ, इसलिए कि सवाल में भी हमसे फोरियर सीरीज नहीं पूछी थी। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। फाइंड स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स पूछे थे हमसे। तो हाँ, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट का मतलब है ये हमसे मालूम करने को कहा गया, हमने मालूम कर लिया उसको, इसीलिए बॉक्स कर दिया। अब आप एफ नॉट की जगह पर उसकी जो वैल्यू आई थी यानी 1/T0 वो भी डाल सकते हैं, और या यहाँ बता दें कि एफ नॉट से आपकी मुराद क्या है, 1/T0 है। तो बस ये हमारा फाइनल। और देखिए इसके फौरन बाद ये हो गया अंधेरा हमारी आंखों के सामने। तो ये हमने फोरियर सीरीज के उस तरह के सवाल कंप्लीट कर लिए जिस तरह के सवाल दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो इन 3-4 सवाल को जिनको हमने आज किया है, जरा इसको कलम से अपने पास देखते हुए, क्योंकि मैंने शेयर तो करवा दिया था पीडीएफ इसका, इसको जरा फेयर कर लेना मेरे बेटा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, इंसान को इल्म सिखाया है उसने कलम के जरिए। ना पीडीएफ के जरिए सिखाया है, ना इंटरनेट के जरिए सिखाया है, ना MS टीम के जरिए सिखाया है तो कलम के जरिए। तो जब तक इसको कलम से एक दफ़ा फेयर नहीं करेंगे कि कहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इलर्स में ब्रेक करना है, कहाँ आगे पीछे करके इसको साइन में, यहाँ हमने किया टू मौजूद थे तो नेगेटिव साइन लाई कर रीअरेंज किया तो ये साइन, तो ये चीज़ें आपकी डाउनलोड की है आ गई, देखिए, और मैं दिखा देता हूँ हमेशा में। ये आज की अटेंडेंस एक दफा अपीयर हो गया है, उसकी अटेंडेंस का मैं जिम्मेदार। तो कुछ लोग आते हैं, हमारा तो नेट बहुत अच्छा चलता है यार, इतनी दफा डिस्कनेक्ट करता है तुम्हें। तो जिनका नाम इसमें एक दफ़ा भी मौजूद है तो उनकी अटेंडेंस समझिए कि हो गई। और मैं देखो इसको सेव नहीं करता, डोंट सेव करके तो मैं ले जाऊँ अपनी USB में पेट शरीफ एंड सिग्नल एंड सिस्टम की अटेंडेंस में पेश शरीफ। आप लोग हो सेक्शन ए, और सेक्शन ए के 17 लेक्चर्स हो गए हैं, तो ये आज हमारा 18वां लेक्चर है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V विद 18। अटेंडेंस मैंने अभी तक फाइनल नहीं की है, कर ली थी ईद की छुट्टियों में, लेकिन वो USB में पता नहीं क्या हो गया था कि तुम लोगों के जो सेक्शन तुम लोगों के जो दोनों क्विज थे वो भी चेक कर लिए थे, लेकिन बस वो डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ था, मेरी गलती है, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो अपलोड में कर दूंगा, तुम लोगों की सारी अटेंडेंस अब तक की मौजूद है मेरे पास, और बहुत ट्रांसपेरेंट है। कोई इसमें देखिए जिस दिन की अटेंडेंस है उसी दिन की आपको तारीख में नजर आ रही, तो अगर मैं मॉडिफाई कोई करूँगा तो वहाँ तारीख भी तब्दील हो जाएगी, इसलिए मैं मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है सर का। तो कोई सवाल है तो ठीक है सर, हाजिर है, वरना फिर छुट्टी करो तुम लोग की, हो सकता है अगली कोई क्लास हो। 5 मिनट रह गए वैसे भी नहीं, तो फिर ठीक है, आज का काम ख़त्म करते हैं। और शेयर मैंने करवा दिया था,